Hello friends, welcome again. In this video, we are going to discuss most important questions which can appear in the exam. So let us start. First question is, arrange the countries in the decreasing order of remittances received in dollar लास्ट ईयर 2021. सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आते हैं. सेकंड नंबर पे किस में आते हैं? अटेम्प्ट कीजिए प्लीज. सेकंड नंबर पे चाइना में आते हैं, थर्ड पे मैक्सिको, फोर्थ पे फिलीपींस. तो इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस रिसीव करता है. तो ए फॉर आगरा इसका आंसर है. इंडिया कंटिन्यूड टू बी लार्जेस्ट रेसिपिएंट सिंस 2008. 2008 से हम सबसे बड़े रेसिपिएंट हैं रेमिटेंसेस के. इंडिया, चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस. नेक्स्ट हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था. इट इज रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट एंड फॉरेनर और एनआरआई. तो ये एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है इसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, जो देश में रहने वाले लोग यानी कि रेजिडेंट्स और किसके बीच में, फॉरेनर्स और एनआरआईज के बीच का जो ट्रांजेक्शन होता है. इंडियंस का इंडियन के साथ ट्रांजेक्शन हमने देखा था कि नॉट इंक्लूडेड होता है. करंट अकाउंट में क्या इंक्लूड किया जाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है. देन बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल में क्या आता है? सर्विस आता है, इनकम आता है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड. ठीक. देन ट्रांसफर पेमेंट आती है. ट्रांसफर पेमेंट कौन सी होती है? जिन पे कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, जो फ्री में होती है, जिसकी गिफ्ट दे दिया वो ट्रांसफर हो गया. ठीक है. रेमिटेंसेस, डोनेशंस, देन गिफ्ट्स. ठीक. देन कैपिटल अकाउंट का पार्ट कौन कौन सा है? एफडीआई है. एफडीआई देखा था हमने कि मोर देन 10% शेयर होता है, तब उसको बोला जाता है एफडीआई. एफडीआई इज प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है. एफपीआई दोनों में किया जाता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी. लेस देन 10% इन्वेस्टमेंट होता है तो एफपीआई होता है. एफपीआई को सेबी के साथ रजिस्टर करने की जरूरत होती है. एफडीआई दो मोड से आ सकता है, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट अप्रूवल. ऑटोमेटिक से गवर्नमेंट अप्रूवल से आएगा तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में जाएगा. बहुत सारे सेक्टर्स में ये प्रोहिबिटेड होता है, जैसे कि लॉटरी हो गया, निधि फंड हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया. एफडीआई रिस्ट्रिक्टेड होता है. ईसीबी में क्या होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होती है? हम बाहर से क्या है, डेब्ट बॉन्ड इश्यू करते हैं. बॉन्ड इश्यू करके बाहर से क्या है, डॉलर रेज करते हैं. तो करेंसी किस में रेज करते हैं? डॉलर्स में. यह ईसीबी में डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं. सिमिलरली हमने देखे थे मसाला बॉन्ड. मसाला बॉन्ड में क्या था? रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में थे, जहां से हम क्या है, फॉरेन करेंसी से पैसे उठा रहे थे इन डॉलर. अगेन डॉलर, दोनों में ही डॉलर में ही उठा रहे हैं. तो लॉन्स फ्रॉम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट. करंट अकाउंट डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फाइनेंस्ड थ्रू. किससे फाइनेंस किया जाता है? नेट कैपिटल फ्लो. जो नेट कैपिटल फ्लो आती है करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट वाली, उससे फाइनेंस किया जाता है. दिस इज करेक्ट. हम देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में, आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, उससे भी करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस किया जाता है. दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रांजेक्शन है, उससे भी इसको फाइनेंस किया जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट को. ऑल ऑफ देम आर करेक्ट. सी फॉर कैलकाटा इसका आंसर है. ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं. तो करंट अकाउंट नेगेटिव कब होता है? जब हमारा इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, यानी कि हमें ज्यादा फंड भेजने की जरूरत पड़ती है, देन करंट अकाउंट इफेक्ट. ठीक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज. तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर हम करेंसीज को स्वैप करते हैं. उसमें दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में जा सकते हैं, और ये दो कंपनीज के बीच में हो सकता है. जैसे कि इंडिया की कोई कंपनी होगी, रिलायंस होगी, और फॉरेन कंपनी यानी कि ट्विटर ले लेती हैं. इंडिया यूएस के बीच में देखोगे तो कंपनीज वाला में देखो ट्विटर और रिलायंस के बीच में भी हो सकता है. ठीक. तो ये है जो क्वेश्चन है वो रिगार्डिंग है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन टू कंपनीज के बीच में है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द फॉरेन करेंसी लोन्स एट चीपर इंटरेस्ट रेट. तो जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है दो कंपनीज के बीच में, वो चीपर इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग
ही उसको रखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इट इज यूज टू ऑब्टेन द फॉरेन करेंसी लोन एट चीपर इंटरेस्ट रेट। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट रिमूव्स द एक्सचेंज रेट रिस्क। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों करेक्ट है वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट हियर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी फॉर कलकत्ता। अभी हम इसको समझते हैं करेंसी स्वैप एग्रीमेंट को पूरा। ठीक है, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज एग्रीमेंट इन विच द टू पार्टीज, हम देख चुके हैं, जिसमें से कि एमएनसी भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, दे एक्सचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द लोन in one currency for the principal and the interest in another currency at the start of the swap में उन पे स्टार्ट में ही एग्रीमेंट में उन पे क्या है, एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स किया जाता है और एक उसका इंटरेस्ट फिक्स किया जाता है। ठीक है, एंड ऑफ द पीरियड में, यानी कि 6 महीने का मान लेते हैं वो एग्रीमेंट है, तो 6 महीने के बाद में क्या है, प्रिंसिपल को भी रिटर्न कर दिया जाता है और इसमें जो यूज करता है वो इंटरेस्ट रेट पे करता है। Currency swaps are used to obtain foreign currency loans at better interest rate or as a method of hedging the transaction risk on foreign currency loans। उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें देखते हैं कि यूएस की कंपनी है और उसकी मान लेते हैं यूएस कंपनी क्या है, ट्विटर है। ठीक है, देन उसकी यूएस सब्सिडरी है ऑफ इंडियन कंपनी, यूएस सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी जो वहां पे काम कर रही है। एक इंडियन कंपनी ले लेते हैं। ठीक है, दूसरी इंडियन कंपनी ले ली हमने, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस। ठीक है, तो ये यहां पे आ जाएगी, मान लेते हैं रिलायंस यूएसए है जो यूएसए में काम कर रही होगी। ठीक है, और इंडियन सब्सिडरी ऑफ ट्विटर, दूसरी कंपनी हो जाएगी ट्विटर इंडिया। ठीक है, ट्विटर इंडिया। अब $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है। अभी यूएस में, यूएस की कंपनीज के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 6% मान लेते हैं। ठीक है, तो यूएस में यूएस की कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट रेट है, यानी कि यूएस की कंपनी कौन सी है, ट्विटर के लिए जो इंटरेस्ट रेट है लोन लेगी तो वो 6% है। ठीक है, 6% है। और इंडियन कंपनी यानी कि जैसे देख दे रिलायंस यूएसए है, वो उसके लिए कितने पे लोन मिलेगा, 8% पे। तो रिलायंस यूएसए को यूएस में लोन मिलेगा जो वो 8% रुपए में मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, वहां पे देखें ट्विटर को क्या है, वहां पे कम रेट पे क्या है लोन मिल रहा है, तो ट्विटर वहां से कुछ एक प्री एग्रीड अमाउंट, यानी कि $1 बिलियन मान लेते हैं, वहां पे प्री एग्रीड अमाउंट है $1 बिलियन। तो उसमें क्या है, ट्विटर क्या करेगी, 6% रेट पे $1 बिलियन उठाएगी, कर्जा लेगी, और वो रिलायंस इंडिया जो यूएस, रिलायंस की यूएस वाली सब्सिडरी है, उसको $1 बिलियन का कर्जा देगी। इस पे जो 6% इंटरेस्ट रेट होगा, जो देना होगा, वो भारत की कंपनी जो रिलायंस यूएसए है वो 6% यूएसए ये जो इंटरेस्ट है वो देगी। ठीक है, और 6 महीने के बाद में मान लेते हैं, इसका टाइम पीरियड था 6 महीने, 6 मंथ था, तो 6 मंथ के बाद में जो प्रिंसिपल अमाउंट $1 बिलियन देना होगा वो रिलायंस पे करेगी। ठीक है, तो इस तरह से रिलायंस यूएसए को, यूएसए के अंदर क्या मिल गया, चीप रेट पे लोन मिल गया। सिमिलरली उसी तरह से इंडियन मार्केट में इंडियन रुपी चाहिए होता है, तो इंडियन कंपनी है जैसे कि रिलायंस है। ठीक है, तो रिलायंस को इंडिया में कितना पे 9% पे मिल रहा है। ठीक है, यूएस वाली सब्सिडरी है ट्विटर इंडिया। ठीक है, ट्विटर इंडिया को यदि इंडिया में पैसे चाहिए तो उसको कितने पे मिलेगा, रुपए चाहिए होगा, रुपया चाहिए होगा, तो उसको 11% पे मिलेगा इंडिया में। ठीक, मान लेते हैं ये 11% पे मिल रहा है, इसको 9% पे मिल रहा है। रिलायंस को इंडिया में रुपया मिल रहा है 9% पे और ट्विटर को मिल रहा है 11% पे। अब यहां पे क्या करेगी, $1 बिलियन के इक्विवेलेंट, यानी कि $70,000 बिलियन, 70,000 बिलियन, 70,000 बिलियन रुपीज, $1 बिलियन के बराबर 70,000 बिलियन रुपीज हैं, वो रिलायंस यहां से लोन लेगी और वो इसको दे देगी, ट्विटर को दे देगी, ट्विटर इंडिया को दे देगी, ट्विटर की जो सब्सिडी है इंडिया में सब्सिडरी। तो ये जो इस प्रकार ट्विटर इंडिया की जो सब्सिडरी को यहां पे कम रेट पे लोन मिल गया, तो सेम बाद में इसमें इंटरेस्ट रेट कौन पे करेगा, 11% वाला, वो ट्विटर इंडिया पे करेगा, रुपए वाले पे 70,000 बिलियन पे। ठीक, और एंड ऑफ द पीरियड के बाद में ये भी उसको पूरा कर देगी। तो इस तरह से करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक दूसरे कंट्रीज के बीच में काम करता है। ठीक, तो इसी प्रकार क्या है,
इसी प्रकार हम क्या देख सकते हैं, मान लेते हैं जापान और इंडिया के बीच में है, जापान और इंडिया के बीच में एक करेंसी डील साइन होती है, मान लेते हैं वो कुछ 75 बिलियन डॉलर की है। तो इस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या है कि जापान हमको एग्री कर जाता है कि वो 75 बिलियन डॉलर देगा या फिर युआन भी दे सकता है, जापान की करेंसी है, वो हमें देगा सर्टेन फिक्स रेट पे, मान लेते हैं 5% इंटरेस्ट रेट है। तो इसको आगे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। ये हमने देख रहे थे जापान और इंडिया के बीच में करेंसी एग्रीमेंट साइन करना है। तो जापान हमें 75 बिलियन डॉलर का लोन देगा, इन देख लेते हैं 5% इंटरेस्ट रेट पे देगा, डॉलर्स देगा, या फिर जापान की करेंसी है युआन, मान लेते हैं जापान की करेंसी येन है, ठीक है, जापान की करेंसी येन है तो वो देगा, ठीक है, जापानीज येन, तो उतना वो दे सकता है। इंडिया में क्या है, सेम इंडिया क्या है, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया के साथ करेगा, तो इंडिया भी जापान को 75 बिलियन डॉलर का जो रुपी इक्विवेलेंट होगा, 75 इंटू में जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, मान लेते हैं 70 रुपए चल रहा है, तो 70 रुपए, इतना रुपए बिलियन, ये इंडिया क्या है जापान को लोन दे देगा, यदि वो चाहे तो ले सकता है। तो ये एक तरह से क्रेडिट लाइन है, इनमें से जो भी उठाना चाहता है 5% रेट पे भी देगा, वो उठा सकता है। यदि जापान इंडिया से रुपए चाहिए जापान को, तो वो 5% इंटरेस्ट रेट से ये इतना, यानी कि 75 इंटू 70,000 तक इतने रुपए उठा सकता है। और इंडिया को जब चाहिए होगा डॉलर, तो इंडिया जापान से इतने डॉलर ले सकता है, ठीक। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि जापान से क्यों लेने पड़ जाए हमें, हम मार्केट से क्यों नहीं उठा लेते, क्योंकि जब हम मार्केट से इसलिए नहीं उठाते क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डॉलर की सप्लाई कम होती है। जब इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंडिया का इंपोर्ट ज़्यादा हो जाए, मान लेते हैं कि ऑयल का दाम बहुत बढ़ जाए और इंडिया का इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएं, तो डॉलर क्या है, डॉलर एप्रिशिएट करेगा, रुपी डेप्रिशिएट करेगा। उस टाइम पे डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और रुपी की डिमांड बहुत कम होगी। तब हम आरबीआई क्या है, यहाँ से पे करेगा एक्सटर्नल अमाउंट में। यदि हम ऑयल फिर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको पेमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होगा, उसको पे करने के लिए उस टाइम की जो फैसिलिटी होगी, यदि आरबीआई मार्केट से डॉलर खरीदेगा तो ऑलरेडी रुपी क्या है, डेप्रिशिएट कर रहा है, तो उसमें मार्केट से खरीदने पर वो और ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा। इसलिए आरबीआई क्या है, जापान के पास गया है, वहां से क्या है, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर उस करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर से यहां से 75 बिलियन डॉलर वाले से उठा लिया है सर्टेन इंटरेस्ट रेट पे, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। अभी हम इसको देखते हैं आगे। तो कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। द कंट्रीज कैन एक्सचेंज देयर ओवन करेंसी और थर्ड करेंसी। इसमें हमने देखा था जापानीज येन भी दे सकता है वो, या फिर डॉलर भी दे सकता है। इंडिया क्या है, रुपए दे सकता है इसको, या फिर डॉलर भी दे सकता है। इंडिया श्रीलंका के साथ होगा तो इंडिया श्रीलंका को कुछ डॉलर देगा, ठीक, श्रीलंकीज करेंसीज के एक्सचेंज में। तो फर्स्ट इज करेक्ट, द कंट्रीज कैन एक्सचेंज देयर ओवन करेंसी और अ थर्ड करेंसी इन द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट इज ओपन एंडेड क्रेडिट लाइन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एट ए फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ये हम देख चुके हैं कि जापान की जो लोन फैसिलिटी हम दे सकते हैं तो वो 75 बिलियन डॉलर का एक ओपन क्रेडिट लाइन की तरह काम करेगा, जिसका हम जितना यूज कर पाएंगे उतने पे ही क्या है, इंटरेस्ट देंगे। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हियर। तो आंसर इज सी फॉर कलकत्ता। तो बाकी चीज हम पढ़ चुके हैं, इसमें आप देख सकते हो, तो सॉल्यूशन से खुद से पढ़ सकते हो। जो स्वैप ऑपरेशन होते हैं उनमें कोई नो एक्सचेंज रेट का रिस्क नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही सेट होते हैं कितना उस पर इंटरेस्ट रेट देना होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज होती है, इस रिजर्व को यूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो आरबीआई इसको लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए भी यूज करता है, पेमेंट करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकता है, एक्सचेंज रेट रिस्क को स्टेबलाइज करने के लिए यूज कर सकता है। इस तरह से इसका यूज किया जाता है इस फैसिलिटी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग consider the following statement regarding recent amalgamation of PMC, that is Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Limited with Unity Small Finance Bank Limited के साथ मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन बताने हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है RBI Act 1934 allows RBI to prepare a scheme for amalgamation or reconstruction of banks in public interest। तो RBI Act 1934 के अंदर ऐसा किया जा सकता है क्या? नहीं, ये ऐसा इस एक्ट के अंदर नहीं किया जा सकता। ये किया जा सकता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ऐसा आरबीआई कर सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया है। यहां पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता तो सही होता। सेकंड स्टेटमेंट कहता है आरबीआई एक्ट 1934 गिव द पावर टू आरबीआई टू सुपरसीड द बोर्ड ऑफ ए बैंक इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो हम देखते हैं कि बोर्ड ऑफ ए बैंक आरबीआई सुपरसीड कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में, परंतु ये पावर अगेन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर नहीं है। जबकि एनबीएफसी को सुपरसीड करने की पावर है, एनबीएफसी के बोर्ड को सुपरसीड करने की पावर है, वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आती है। बोर्ड ऑफ बैंक को सुपरसीड करना है, वो गवर्नमेंट की सहायता से स्पेशल केस में ही किया जा सकता है अंडर आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बिकॉज बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 allows RBI to prepare a scheme for amalgamation or reconstruction of a bank in public interest। दिस इज करेक्ट, हमने देख चुके हैं अभी। थर्ड कहता है कि पीएमसी वाज ए मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव थी, प्राइमरी कोऑपरेटिव थी। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो पीएमसी वाज ए मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक था। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ, डी फॉर दिल्ली। तो आरबीआई कैन सुपरसीड दी बोर्ड ऑफ कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक, तो जो आरबीआई कैन रेगुलेट दी एक्टिविटीज विच आर अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के बोर्ड को भी सुपरसीड कर सकता है अंडर सेक्शन 30 ऑफ आरबीआई एक्ट। सेक्शन 30 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। अंडर सेक्शन 7 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को डायरेक्शन दे सकती है। ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। तो पीएमसी इज ए अर्बन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक थी, जिसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी बोला जाता है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं? ये रूरल एरियाज में होते हैं और अर्बन एरियाज में भी होते हैं। कोऑपरेटिव्स में ये कोऑपरेटिव्स होते हैं जहां पे क्या है, लोग आके मिलके कोऑपरेटिव बनाते हैं और उन्हीं में से क्या है देन आगे स्टेक होल्डर चुने जाते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। ठीक है, देन ये शॉर्ट टर्म रूरल एरियाज के अंदर भी लोन देते हैं और अर्बन एरियाज के अंदर भी लोन देते हैं। तो अर्बन एरियाज के अंदर उसको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, रूरल एरियाज के अंदर एक डिफरेंट सेटअप है। रूरल एरियाज के अंदर शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, अलग देते हैं, देन लॉन्ग टर्म लोन अलग देते हैं। शॉर्ट टर्म लोन 1 ईयर से लेस वाले लोन है, वो कौन कौन से दे सकता है? इसमें इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है विलेज लेवल पे, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। देन दी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो विलेज लेवल पे क्या है? विलेज पे है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या है? इसमें सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। फिर स्टेट लेवल पे होता है, इसमें स्टेट लेवल पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। तो ये 3 टायर स्टेटमेंट, 3 टायर स्ट्रक्चर है अंडर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर। ठीक, तो दे आर स्टेट लेवल। लॉन्ग टर्म क्रेडिट कौन दे सकता है? इसमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट के लिए स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक, तो ये जो लॉन्ग टर्म है मोर देन 1 ईयर वाले हैं, तो इसमें 2 इंस्टीट्यूशन है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, सेकंड इज प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक। ठीक, तो ये इसके अंदर सारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव, यानी कि ये वाली लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव एंड द प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, दे आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ये नहीं आते हैं एंड इसलिए आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
और इनको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स ये वो डुअल रेगुलेशन के अंदर आते हैं, आरबीआई एंड रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन को करता है, इनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, प्राइमरी वाले नहीं आते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी और लॉन्ग टर्म वाले नहीं आते हैं आरबीआई के अंदर। तो इसमें इन दोनों पे क्या है, डुअल रेगुलेशन है। तो आरबीआई बैंकिंग फंक्शन रेगुलेट करता है इनका, रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव क्या है, इनका जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो सब देखता है। देन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो उसमें भी क्या है, डुअल रेगुलेशन होता है, आरबीआई एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसको रेगुलेट करते हैं। देन एक अम्ब्रेला एंटिटी बनाई जाएगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, जिसका नाम क्या होगा, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी। तो ये अपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आरबीआई एक्ट 1934। स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है, एज पर द आरबीआई एक्ट 1934 इन पब्लिक इंटरेस्ट आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट कैन सुपरसीड द मैनेजमेंट ऑफ एनबीएफसीज। यस, ये हम देख चुके हैं, ये एनबीएफसी वाला है वो बैंकिंग आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर आता है, जबकि बैंक वाला है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। ये तो हम अभी देख चुके हैं, सेक्शन 30 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सुपरसीड द आरबीआई बोर्ड। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। सी फॉर कैलकाटा, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन अगला है एनपीए क्या होते हैं। एनपीए इज ए लोन विच इज करेक्ट, जिस पे ड्यू नहीं आया है, या तो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं आई है 90 दिन के लिए, या फिर उसका इंटरेस्ट रेट नहीं मिला है जिसपे 90 दिन के लिए, तो उसको क्या है, फिर हम एनपीए क्लासिफाई कर देंगे। 90 दिन से पहले ही उस पे असम 0, असम 1 एंड असम 2 लगा दिया जाता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट यदि 0 से 30 दिन के बीच में किसी लोन पे नहीं आता है तो उसको असम 0 अकाउंट में डाला जाता है। फिर 31 से 60 दिन वाले में नहीं आता है तो उसको असम 1 अकाउंट में जाता है। असम 2 में क्या जाता है, 61 से 90 दिन वाला, ठीक। फिर 90 दिन के बाद में उसको एनपीए डिक्लेयर कर देंगे लोन को, जिसपे यदि इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल अमाउंट बकाया हो। फिर उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। जब कोई एनपीए 1 साल तक एनपीए रह जाए, लेस देन 1 ईयर तक एनपीए हो, तब उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, ठीक। उसको डाउटफुल एसेट में, सब स्टैंडर्ड एसेट डाउटफुल एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि सब स्टैंडर्ड एसेट 1 साल तक सब स्टैंडर्ड एसेट रहे तो वो क्या हो जाएगा, डाउटफुल एसेट हो जाएगा। फिर उसको डाउटफुल एसेट को लॉस एसेट कब मान लिया जाएगा, हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक और आरबीआई, दोनों में से कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। बट द अमाउंट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ होली, इसकी पूरी अमाउंट रिटन ऑफ नहीं की गई है अभी, उसको लॉस्ट एसेट बोलते हैं। देन स्ट्रेस एसेट कौन से होते हैं, स्ट्रेस एसेट में इंक्लूड किए जाते हैं एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन प्लस रिटर्न ऑफ एसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। स्ट्रेस एसेट इज इक्वल टू एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन प्लस रिटर्न ऑफ एसेट, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेस एसेट इज इक्वल टू एनपीए प्लस रिस्ट्रक्चर्ड लोन प्लस रिटर्न ऑफ एसेट। रिस्ट्रक्चर लोन क्या होते हैं, जिन पे रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, जिनका यानी कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाता है, या फिर उनको शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। तो रिटर्न ऑफ एसेट क्या होते हैं, जिसमें बैंक मानता है कि लेंडर और बैंक डज नॉट काउंट द मनी वो दैट उसको उसका बकाया बाकी है, ठीक है, वो नहीं मानता है कि उसका बकाया बाकी है, ठीक है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको रिकवरी करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, उसकी रिकवरी के लिए प्रयास किया जाएगा, उस पर हेयर कट मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर लोन में एनपीए कब होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए वन क्रॉप सीजन में हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए 2 क्रॉप सीजन में, 2 क्रॉप सीजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड 1 क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप कितनी होगी, मोर देन 1 ईयर वाली हो जाएगी, एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है लेस देन 1 ईयर, ठीक। तो 2 क्रॉप सीजन फॉर एग्रीकल्चर लोन, स्मॉल ड्यूरेशन क्रॉप 1 के लिए, इसको ये सब हम देख लिए, ठीक है। देन अभी इनको स्ट्रेस एसेट को रिजोल्व करने के लिए बहुत सारे एफर्ट लिए गए थे। 1993 में डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाया गया था, तो जिसको रिकवरी करने के लिए डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स बनाया गया था, जो ओवरबर्डन हो गया था, पुअर रिकवरी थी। फिर उसके बाद में सार्फेसी एक्ट 2002 में लाया गया था टू इनेबल द बैंक्स। इसके अंदर क्या है, जो सिक्योरिटी दी जाती है लोन लेने के लिए,
वो बैंक बेच सकता था बिना डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास जाए हुए भी सार्फेसी एक्ट के अंदर इनको बेचा जा सकता है। फिर 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आया गया, ठीक है, वो इसने कंसोलिडेट किए ऑल द लॉज रिलेटिंग टू बैंक्रप्सी एंड टाइम बाउंड रिकवरी ऑफ एनपीएस बताया गया अंडर आईबीसी 2016 के अंदर। फिर बजट 2021 के अंदर एक बेड बैंक अनाउंस किया गया। उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे में भी एक कंसेप्ट दिया गया पेरा का, पब्लिक एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, जो क्या होगी पब्लिक सेक्टर का बेड बैंक होगी, परंतु वो माना नहीं गया। अभी 2021 बजट में बेड बैंक का कंसेप्ट दिया गया, जिस बेड बैंक का नाम क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश कर दिया है। तो ये क्या है, एक पब्लिक सेक्टर का ही बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का है, इसकी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, ठीक है, वो क्या है प्राइवेट सेक्टर की है। इसका जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है, इसमें कैनरा बैंक स्पॉन्सर बैंक है, इसका जो मैक्सिमम ऑनरशिप है 51% शेयर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास में है, ठीक है। अभी आगे दिखते हैं। तो आईबीसी लाया गया है 2016 के अंदर। इसके अंदर क्या है, वेरियस इंस्टीट्यूशन प्रमोट किए गए हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होगी जो रजिस्टर करेगी इनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। फिर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी होगी जो डेटा कलेक्ट करेगी क्रेडिटर का और डेब्टर का। उसके अंदर एक नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स भी है, देन डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स है, इंडिविजुअल्स के लिए डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है और एनसीएलटी कंपनीज के लिए है। फिर एक इसके अंदर एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बोर्ड बनाया गया है। इंसॉल्वेंसी क्या होती है, इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जहां पे एक बंदा अपना कर्जा चुका नहीं पाता, तो इट इज ए सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल कंपनी आर अनेबल टू रीपे देयर आउटस्टैंडिंग डेब्ट। बैंक्रप्सी क्या होती है, जब कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देती है कि वह बंदा बैंक्रप्ट हो गया है, ये अपना कर्जा नहीं चुका सकता। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्यों लाया गया था, टू स्पीड अप द रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस एसेट। स्ट्रेस एसेट क्या होते हैं हम अभी पढ़ चुके हैं, वो फॉर्मूला याद कर लीजिए। देन हु कौन इनिशिएट कर सकता है, तो किस किस के लिए ये एप्लीकेबल होगा, इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट्स के लिए आईबीसी एप्लीकेबल है, परंतु क्या बैंक्स के लिए एप्लीकेबल है, नहीं। बैंक्स के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखो। इसका वेन वाला है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो हाउ वाला भी देखते हैं, ठीक है। तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है इसके अंदर। जब कोई भी बंदा डिफॉल्ट हो जाएगा, फिर इंडिविजुअल के केस में है वो डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, वहां से एक अपील दायर करेगी अपीलेट ट्राइब्यूनल को लिए, डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल को, वहां से अपील दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इसी तरह से कॉर्पोरेट पर्सन हो जाएगा, उसकी जो इंसॉल्वेंसी हो जाएगी तब उसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, फिर वहां से एनसीएलटी पे जाएगा, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक। डन, दिस इज डिफॉल्ट को जब रेजोल्यूशन टाइमलाइन प्रोसेस कैसे होती है, डिफॉल्ट हो जाएगा कोई बंदा, तो उसमें क्या है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किए जाएंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कंपनी को मैनेज करेंगे। उस टाइम के लिए मोरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर किया जाएगा जिसमें कुछ डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, उस पर जो यथास्थिति है वही मेंटेन किया जाएगी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो हम इस एक्ट के अंदर होंगे वो इसके मैनेज करेंगे कंपनी। फिर इससे 3 दिन में एक क्रेडिट कमेटी होती है इसकी, जिसमें क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर यानी कि जो लोन देने वाले होते हैं उनकी एक क्रेडिटर कमेटी होती है, वो क्या है, उनके पास डिसीजन जाता है इसका। फिर ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, वो इंसॉल्वेंसी वाला एक प्लान बनाते हैं, फिर वो क्रेडिटर कमेटी के पास जाता है। फिर यदि उसमें से 2/3 ऑफ द क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर है वो अप्रूव कर दे, यानी कि 66% उनमें अप्रूव कर दे, तो वो इंप्लीमेंट कर देते हैं प्लान। वो इंप्लीमेंट यानी कि प्लान क्या हो सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान हो सकता है या फिर कोई और प्लान हो सकता है, वो इंप्लीमेंट कर देंगे। यदि वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी को फिर बेचा जाता है, फिर वो उसमें लिक्विडेट किया जाता है, ठीक। अभी आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफॉल्ट। इसके अंदर जो डिफॉल्ट के लिए जो अप्लाई कौन कर सकता है, एनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन अप्लाई। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन से होते हैं, जो बैंक है, एनबीएफसी है, वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर एनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन अप्लाई फॉर इंसॉल्वेंसी ऑन डिफॉल्ट ऑफ डेब्ट और इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी ये आईपी को अपॉइंट कौन करता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करता है, रेगुलेटर अपॉइंट करता है, जैसे कि एनसीएलटी। इसको अप्रूव कौन करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ आईपी की अप्रूव करता है क्रेडिटर कमेटी। तो फिर उसके बाद में आईपी है विल टेक ओवर दी रनिंग ऑफ द कंपनी को इसमें वो ले लेती है, ठीक है। देन उसके बाद में एक मोरेटोरियम पीरियड बनाया जाता है जिसके अंदर ये क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं
वो एक प्लान बनाते हैं कंपनी का, फिर वो क्रेडिट कमेटी के पास जाता है, वो 2/3 से अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनिशिएशन लिक्विडेशन प्रोसेस हो जाएगी। यदि लिक्विडेशन प्रोसेस होगी, यदि प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है और लिक्विडेशन प्रोसेस होगी, तब क्या हो जाएगी, फेलियर टू अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान विद इन स्पेसिफाइड पीरियड विल कॉज द लिक्विडेशन। तो डेटर कैन आल्सो ऑप्ट फॉर, जो यानी कि जिस पे लोन है या बकाया है वो कंपनी है, वो इसके लिए लिक्विडेशन पे भी जा सकती है स्पेशल रेजोल्यूशन से, इन ए जनरल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स में, वहां से ये जा सकती है वॉलेंटरली। तो लिक्विडेटर्स क्या होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल में एक्ट एज ए लिक्विडेटर की तरह काम कर सकता है एंड एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसकी पावर को एक्सरसाइज करेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है, इस दौरान जो मोरेटोरियम पीरियड के दौरान है वो सस्पेंडेड कर दी जाती है और उस टाइम पे आईपी एज्यूम कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्लेम लिक्विडेशन होगा, यानी कि कंपनी को बेचा जाएगा तो सबसे पहले किसकी अमाउंट मिलेगी, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड कॉस्ट है वो सबसे पहले दी जाएगी। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रिलेटेड कॉस्ट है, जैसे 10,000 करोड़ रुपए मिल गए तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी रिलेटेड कॉस्ट दी जाएगी। दूसरे पे सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया जाएगा, फिर वर्कमैन ड्यू दिया जाएगा अप टू 24 मंथ्स, फिर थर्ड नंबर पे दिया जाएगा अदर एम्प्लॉय सैलरीज ड्यू 12 मंथ्स के लिए, फिर फाइनेंशियल डेब्ट को दिया जाएगा, फिर गवर्नमेंट ड्यू दिया जाएंगे, फिर एनी रिमेनिंग ड्यू, फिर उसके बाद में शेयर होल्डर है, इक्विटी वाले वो है, उनको दिया जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। तो आरबीआई कैन इश्यू डायरेक्शन फॉर द बैंकिंग कंपनी, आरबीआई कैन इश्यू डायरेक्शन टू बैंकिंग कंपनी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। यस, आरबीआई कैन कर सकती है। आरबीआई कैन डायरेक्ट बैंकिंग कंपनीज टू मूव थ्रू आईबीसी 2016 फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ओनली अपॉन द ऑथराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, ये आरबीआई ऐसा कर सकती है, दिस इज करेक्ट। तो आरबीआई कैन डायरेक्ट द बैंकिंग कंपनी टू मूव थ्रू आईबीसी फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट ओनली, गवर्नमेंट यदि बोले तभी उसको किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड कहता है लेंडर रिक्वायर आरबीआई ऑथराइजेशन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट अंडर आईबीसी कोड। तो लैंडर्स डू नॉट रिक्वायर, यानी कि जो लोन लेने वाले हैं उनको डू नॉट रिक्वायर अंडर आईबीसी, आरबीआई की ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती है उनको। तो दिस इज रॉन्ग, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बिफोर बॉम्बे। आरबीआई इन जनरल कैन इश्यू द गाइडलाइन फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड एसेट, इट कैन नॉट फोर्स ए बैंकिंग कंपनी टू मूव टू द आईबीसी विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। ये भी स्पेसिफिक डिफॉल्ट केस में किया जाता है। लैंडर्स डू नॉट रिक्वायर आरबीआई परमिशन टू मूव टू द आईबीसी कोड, ठीक। तो अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर, यानी कि जो लोन देते हैं कंसिस्ट ऑफ ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर, दिस इज करेक्ट। कमेटी ऑफ क्रेडिटर है वो ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं उसमें। सेकंड कहता है ऑपरेशनल क्रेडिटर डू नॉट शेयर द रिजोल्यूशन प्रोसीड, यानी कि किसी कंपनी को बेचने के बाद जो रिजोल्यूशन प्रोसीड होते हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास नहीं होते हैं, दिस इज रॉन्ग। ऑपरेशनल क्रेडिटर शेयर किए जाते हैं उसके साथ, जो रिजोल्यूशन के प्रोसीड होंगे वो सबके साथ शेयर किए जाएंगे भैया, क्यों नहीं मिलेगा उनको, उनका भी तो पैसा लगा हुआ है, दिस इज रॉन्ग। तो थर्ड कहता है एनसीएलटी विल डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड, यानी कि रिजोल्यूशन प्रोसीड आएगा वो एनसीएलटी डिसाइड करेगी, थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है। तो ये भी गलत है, इसको डिसाइड कौन करता है, कमेटी ऑन क्रेडिटर है वो इसको डिसाइड करती है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक। तो इससे जो डिसाइड करेगी उसको चैलेंज किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है इसके डिसीजन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली ए फॉर आगरा आंसर है इसका। कमेटी ऑफ क्रेडिटर कंसिस्ट ऑफ ओनली द फाइनेंशियल क्रेडिटर लाइक बैंक एंड एनबीएफसीज, but the proceed is shared between the financial and operational creditor. Only COC, Committee of Creditor, will decide how the resolution proceed will be shared. NCLT will not have any say. NCLT cannot interfere in the merit of the commercial decision taken by COC, but a limited judicial review is possible. ठीक। The next question is which of the following statements are true regarding the insolvency and bankruptcy code 2016। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है रिजोल्यूशन प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो कोई भी रिजोल्यूशन प्लान आता है वो इसको एनसीएलटी अप्रूव करना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है, दिस इज करेक्ट, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय। इन एनी केस, सेकंड स्टेटमेंट कहता है इन एनी केस द रिजोल्यूशन प्रोसेस
under IBC must be completed within 330 days including litigation। तो भैया ऐसा तो नहीं है कि गलत है। तो एक्सेप्शनल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसकी टाइमलाइन है आगे देखेंगे। फर्स्ट इज करेक्ट, ए फॉर आगरा इसका आंसर है। तो एनसीएलटी इज द फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी। एक्सेप्शनल केसेस में इस टाइमलाइन को बढ़ाया जा सकता है। टाइमलाइन कितनी है अंडर आईबीसी? नॉर्मल केस में रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो 180 दिन में पूरी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स केस में 270 दिन में, इंक्लूडिंग लिटिगेशन करोगे तब 330 दिन में हो जाएगी। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में गो बियॉन्ड 330 डेज। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। नॉर्मल केस में 180 डेज है, इसमें इंक्लूडिंग लिटिगेशन में जाओगे तब 330 दिन हो जाएगा। एक्सेप्शनल केसेस कैन गो बियॉन्ड 330 डेज। तो एक जीएन वाजपेयी कमेटी बनाई गई थी, आईबीसी से रिलेटेड है। ये इतना आपको ध्यान रखो कि आईबीसी से रिलेटेड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से। इसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, वो जरूरत नहीं पढ़ने की। देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि आईबीसी इज एप्लीकेबल टू फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर लाइक एनबीएफसीज। तो ये एप्लीकेबल है क्या फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर लाइक एनबीएफसीज? सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू डिसाइड। सेकंड आप पढ़िए, सेकंड स्टेटमेंट कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू डिसाइड व्हिच टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर will be included in the resolution under IBC। थर्ड स्टेटमेंट कहता है IBC has not been made applicable for insolvency and bankruptcy code के लिए एप्लीकेबल नहीं बनाए गए हैं। तो इसका आप पढ़िए क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि IBC is applicable to financial service provider like NBFCs। yes, this is correct। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू डिसाइड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डिसाइड करती है किस किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है। तो दिस इज अगेन करेक्ट। पहले इनको इंक्लूड नहीं किया गया था, बाद में इंक्लूड किया गया था। जैसे कि दीवान हाउसिंग है, वो बहुत सारी एनबीएफसी फाइनेंस में उसमें घट गोपाला हो गया था सब कुछ, तो इसमें इंक्लूड किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट कहता है आईबीसी हैज नॉट बीन मेड एप्लीकेबल टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स। तो बैंक्स के लिए हमने देखा है कि इंसॉल्वेंसी आईबीसी एप्लीकेबल नहीं है। एनबीएफसी के लिए है। एनी अदर फाइनेंशियल प्रोवाइडर्स हैं, माइक्रो इंश्योरेंस वाले हो सकते हैं, उसमें इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आईबीसी केस वार नॉट एप्लीकेबल फॉर एनबीएफसी। अर्लियर नहीं थे, उसके बाद में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बनाया गया था, इसको एप्लीकेबल। अभी फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस बिल आएगा, उसके बाद में और ज्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो कि एनबीएफसी हो गए अंडर द आईबीसी 2016। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद appropriate regulator that is NCLT will decide the category of financial service provider can be taken up for resolution under IBC 2016। this is correct। ये हम अभी देख चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। to initiate the resolution of financial service provider under IBC appropriate regulator should make an application। तो इसके अंदर क्या है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के अंदर केसेस में रेजोल्यूशन के लिए कोई रेगुलेटर है उसका, तो वो क्या है, मूव करेगा रेजोल्यूशन। दिस इज आल्सो करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेप्शनल केस है, तो इसमें फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के केस में इसके अंदर रेगुलेटर मूव करेगा। बाकी के केस में क्रेडिटर मूव कर सकते हैं, देन डेब्टर मूव कर सकता है। ठीक है, कोई भी उन दोनों में से कोई मूव कर सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कलकत्ता। तो अंडर सेक्शन 22(7) ऑफ दिस से दैट, ये आप पढ़ सकते हो बाकी सब कुछ। वेर इन केस ऑफ डिफॉल्ट आइदर क्रेडिटर, अदर केसेस में ये मूव कर सकता है, परंतु फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के लिए उसमें ये मूव करेगा। ठीक है, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अगला हु कैन नॉट बिड फॉर द कंपनीज पुट अप फॉर द सेल अंडर आईबीसी। आईबीसी के अंदर कौन बिड नहीं कर सकता? विलफुल डिफॉल्टर कर सकता है क्या? विलफुल डिफॉल्टर कैन नॉट बिड। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, ये आपको सभी को पता होगा। सेकंड कहता है प्रमोटर ऑफ द कंपनी कैन बिड। यस, दे कैन बिड अंडर आईबीसी से बिड कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। कैन नॉट बिड है तो ए फॉर आगरा आ जाएगा। ए फॉर आगरा इसका कैन नॉट है, तो ठीक है, इसका आंसर ए फॉर आगरा है। सो एज पर द अमेंडमेंट विलफुल डिफॉल्टर आर नॉट अलाउड एंड प्रमोटर है वो अलाउड किए गए हैं।
प्रोवाइडेड दैट उन पे कोई ड्यू न हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सारफेसी एक्ट 2002 सिक्योरिटाइजेशन एंड ये जो बड़ा सा नाम है वो हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। सारफेसी एक्ट 2002 है, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू द बैंक एंड एनबीएफसीज बोथ। तो ये बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए एप्लीकेबल था। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए ही एप्लीकेबल था। इट अलाउज, सेकंड हम देख चुके हैं पहले ही, इट अलाउज सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन केस ऑफ सिक्योर्ड लैंडिंग। उसमें अलाउ किया गया है, इसके अंदर जो है सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी, उसको बेच दिया जाता है, ठीक है। जो सिक्योरिटी के लिए लोन लेते हैं उसको बेचा जा सकता है इसके अंदर, विदाउट गोइंग टू डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास जाने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले ही उसको प्रॉपर्टी को बेच देते हैं इसमें। तो दिस बोथ आर करेक्ट। सी फॉर कलकत्ता। हाउ इट इज वर्किंग अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो सारफेसी एक्ट वाज enacted to regulate the securitization and reconstruction of financial asset and enforcement of the security interest, ठीक है। इसको लाया गया था विदाउट मूविंग टू द कोर्ट, इसको बेचा जा सकता है सिक्योरिटी को, ठीक है। ये काम कैसे करता है, तो इसमें एक बैंक होता है, तो बैंक के पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन 1 के अंदर क्या है, बैंक नोटिस देता है जो भी डिफॉल्ट हो गया, जैसे कि मेरा लोन डिफॉल्ट हो गया है, मैं इंटरेस्ट या पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तो उसमें क्या है, पहले 7 दिन के लिए बैंक नोटिस देगा। यदि बैंक इश्यू नोटिस ऑफ 60 डेज अपॉन द डिक्लेरेशन ऑफ एनपीए, कोई भी एनपीए डिक्लेयर हो गया तो उसके 7 दिन का नोटिस दिया जाता है कि आप अपना पैसा जमा करा दो। यदि नहीं कराओगे तो क्या है, जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी जिस पे लोन लिया गया है उसको वो है बैंक जब्त कर लेगा, वो जब्त कर लेगा और बेच के पैसा वसूल किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या करता है कि बैंक है वो उसमें एनपीए बेच देगा, अपना एनपीए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सारफेसी एक्ट 2002 के अंदर ही आती है। आरबीआई के अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। तो ये बैंक अपना एनपीए दूसरे केस में, पहले ऑप्शन में बैंक डायरेक्टली अपना एसेट बेच के कर्जा वसूल कर रहा है। दूसरे केस में क्या है, बैंक है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि एक स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है उनको रिकवर कराने के लिए। जो बड़े बड़े गुंडे लोग होते हैं ना, जो फिल्मों में देखते हैं हम कि वो रिकवरी कराने के लिए जाते हैं, लोन नहीं देता है तो उसको मारपीट करके ले आते हैं, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वही गुंडे लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसको एनपीए बेचती है, बैंक एनपीए इसको बेचेगा। तो उसमें क्या है, ये केस देगी, केस या रिसिप्ट इसको सिक्योरिटी के देगी, यानी बेचेगा तो उसको कैश पैसा मिलेगा ना, कैश भी दे सकती है, दूसरा सिक्योरिटी रिसिप्ट भी दे सकती है। तो फिर क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसको खरीद लिया, तो फिर ये क्या कर सकती है, या तो रिस्ट्रक्चर कर सकती है लोन, यदि वायबल बिजनेस हो तो उसको वायबल बनाने की कोशिश की जाती है, यदि नहीं हो तो उसको एसेट को बेचा जाता है, ठीक है, वहां से ये रिकवर किया जाता है लोन। तो ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है, सारफेसी एक्ट इज एप्लीकेबल टू सिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए एप्लीकेबल है। मिनिमम लोन अमाउंट है इसके अंदर 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है मिनिमम लोन अमाउंट सारफेसी एक्ट के अंदर। मोर देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जब पेंडिंग होगा तब इसको लगाया जाता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर लैंड के लिए सारफेसी एक्ट के अंदर ऑक्शन नहीं किया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब के अंदर ये न्यूज में चल रहा था, एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अंडर सारफेसी एक्ट। तो सारफेसी एक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है ये सब कुछ। देन आरबीआई रिपोर्ट ऑन एआरसी पे, एआरसी क्या है, वो आरबीआई रजिस्टर करता है। दे आर दी कंपनीज होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। रेगुलेट कौन करता है उनको, आरबीआई रेगुलेट करता है। एंड दे आर रजिस्टर्ड विद आरबीआई, उसके साथ आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड होती है, रेगुलेट भी आरबीआई करता है इनको, ठीक है। तो कितने हैं, तो अभी इंडिया के अंदर 28 एआरसीज हैं, ठीक है, 28 एआरसीज आर देयर। तो विद इनसे जो पुअर रिकवरी रेट है 26% का ही इनका पुअर रिकवरी रेट है 2019-20 के अंदर, इन कंपेरिजन टू आईबीसी के अंदर कितना है रिकवरी रेट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंदर इसको रिकवरी रेट है वो 45% है, यानी कि अराउंड दैट इज लेस देन डबल, लेस देन थोड़ा सा डबल है। एआरसीज का 26% रिकवरी रेट है, आईबीसी के अंदर 45% है, दोनों का 50% से कम है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। देन इसका जो कैप बहुत सारे इसमें इश्यू होते हैं, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आगे, और इसमें ज़्यादा पढ़ना तो अभी एआरसीज के बाद में अभी जो बैड बैंक का कंसेप्ट लाया गया था वो है, ठीक है। तो ये देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, बैड बैंक। तो बैड बैंक कौन सा बनाया गया था, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाई गई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट विल हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ द बैड एसेट ऑफ ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक। नहीं, इसमें पब्लिक भी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, दोनों के लिए बैड बैंक बनाया गया है, दिस इज रॉन्ग।
सेकंड स्टेटमेंट कहता है बैड बैंक विल परचेज द बैड एसेट फ्रॉम बैंक इन केस। तो बैड बैंक है, जैसे कि बैड बैंक क्या है, हमने अभी पीछे देखा था कि एआरसी है जो बैंक से एनपीएस खरीदती है, तो ये केस में नहीं खरीदता है। इसको पहले हम देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाया गया है जिसको बोलते हैं बैड बैंक, ठीक है, बैड बैंक। इसका एक एसेट मैनेजर है आईडीसीआरएल, एसेट मैनेजर यानी कि इसकी छोटी बहन है आईडीआरसीएल जो इसको मैनेज करेगी इसको एसेट को, ठीक है। तो जो बैंक जिसके पास एनपीएज है बहुत ज्यादा, तो वो अपना एनपीए इस बैड बैंक को बेचेगा, एनएआरसीएल को बेचेगा। बदले में क्या है, जब एनपीए बेच रहा है, मान लेते हैं वो 1,000 रुपए का एनपीए बेच रहा है, बैंक ने 1,000, एक बैंक ने एसबीआई मान लेते हैं, एसबीआई ने अपना 1,000 का एनपीए बेचा एनएआरसीएल को, तब वो इसको क्या है, एनएआरसीएल क्या है, इसको 15% जो इसका जो 1,000 का 15% यानी कि 150 रुपए क्या है वो केस में देगा। बाकी क्या है, बाकी बच गए जितने भी रुपए 850 रुपए बच गए, उसकी क्या है वो सिक्योरिटी देगा, वो सिक्योरिटी इस बैंक को देगा। और वो सिक्योरिटी क्या है, जब एनएआरसीएल ये बैंक एनएआरसीएल उसके बाद में क्या करेगा, उससे खरीद लिया ना एनपीए, फिर उसके बाद में एनएआरसीएल तो बैड बैंक का जो केवल खरीदेगा, फिर इसको एनएआरसीएल को मैनेज कौन करता है, आईडीआरसीएल करता है, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल होते हैं, जो इनको एनपीएस को बेचने का काम करते हैं या फिर रिस्ट्रक्चरिंग करने का काम करते हैं। तो दे रिकवर द एनपीए, तो आईडीआरसीएल है वो रिकवर करेगी एनपीए थ्रू डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग और सेल ऑफ एसेट। फिर इसको जो एनपीएस को बेचा जाएगा, 1,000 रुपए का एनपीए था, उसको बेच के जितना भी मान लेते हैं कि 500 रुपए में उसको बेच दिया गया, तो इसने आईडीआरसीएल ने 500 रुपए में इसको बेचा, ठीक है। तो फिर क्या है, ये पैसा है वो इसको देगा, ठीक है। तो इसके पास वो सिक्योरिटी दी गई थी, सिक्योरिटी रिसिप्ट, तो बैंक को सिक्योरिटी, एसबीआई को सिक्योरिटी रिसिप्ट भी दी गई थी, कितने की, 850 रुपए की सिक्योरिटी रिसिप्ट दी गई थी। तो इसने 500 रुपए में बेचा, 500 रुपए में ही बेच पाया, ये मान लेते हैं 500 रुपए में बेच पाया बैड बैंक, तो इसमें 350 का घाटा हो गया। 350 रुपए कौन देगा, 350 रुपए इस केस में क्या है, गवर्नमेंट देती है। तो गवर्नमेंट है वो इसको बैड बैंक को पैसे देगी। इफ रिकवरी इज लोअर देन द सिक्योरिटी रिसिप्ट अमाउंट, तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द शॉर्टफॉल। ये 850 रुपए सिक्योरिटी वाले थे, जो कि एसेट बिकने के बाद में, एनपीए बिकने के बाद में एसबीआई को मिलेगा, तो वो क्या है, कौन प्रोवाइड करेगी, कोई शॉर्टफॉल हुआ तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, अदरवाइज ये प्रोवाइड करेगा बैंक, ठीक है। ये हम सब देख लिया है। एनएआरसीएल बैड बैंक की लाइफ होगी वो 5 साल के लिए ही होगी, इसको 5 साल के लिए बनाया गया है, उसके बारे में और आगे देखते हैं, ठीक है। तो बैड बैंक का कंसेप्ट था, तो बैड बैंक हमने देख लिया कि वो बैंक से एनपीएस खरीदता है। तो इसका जो सर्वप्रथम कंसेप्ट लाया गया था वो यूएस में लगाया गया था, यूएस में मेलन बैंक था, वो बैड बैंक था। दैन स्वीडन में भी था, सेक्योरम था, देन फिनलैंड, बेल्जियम, इंडोनेशिया, बहुत सारे कंट्रीज में इसको ट्राई किया जा चुका है मॉडल। तो इंडिया के अंदर 2016-17 के अंदर पेरा को पब्लिक एसेट एंड रिहेबिलिटेशन एजेंसी प्रपोज किया गया था इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। फिर ये एस्टेब्लिश किया गया है, एनएआरसीएल अभी एस्टेब्लिश कर दिया गया बैड बैंक, ठीक है। तो ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है दैट इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई, इट इज रजिस्टर्ड किया गया है इसको आरबीआई के साथ में, यानी कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी किसके साथ रजिस्टर्ड होती है, आरबीआई के साथ, अंडर द प्रोविजन ऑफ सारफेसी एक्ट। तो कौन से एक्ट के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया है, सारफेसी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर कराया गया है आरबीआई के साथ में, ठीक। तो इट इज एक कंपनी है, वैसे कंपनीज एक्ट के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, रजिस्टर इसको सारफेसी एक्ट के अंदर करवाया गया है आरबीआई के पास में, ठीक। ये क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो एनएआरसीएल इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक जिसके अंदर 51% शेयर है वो गवर्नमेंट ओन करती है, बाकी जो बच गए वो 51% शेयर है वो गवर्नमेंट नहीं है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक ओन करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ओन करती है। तो सबसे ज्यादा शेयर है वो 12% है, वो केनरा बैंक के द्वारा ओन किए गए हैं। केनरा बैंक एनएआरसीएल का क्या है, स्पॉन्सर बैंक है, केनरा बैंक इज स्पॉन्सर बैंक ऑफ एनएआरसीएल। तो ठीक है, इसका जो बाकी पैसा है वो इसमें शेयर बेच के, इक्विटी बेच के और डेब्ट बेच के फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन से उठाया जाएगा। और इसकी जो 5 साल की एक फाइनाइट लाइफ है, यानी कि एनएआरसीएल की लाइफ कितनी है, 5 साल की है। 5 साल में ये रिजोल्यूशन ऑफ एनपीएस करने का काम करेगा, जितने भी सारा पब्लिक सेक्टर बैंक का खरीद लेगा ये, ठीक। तो जिसमें अभी ये फिर एनएआरसीएल की हमने देखा एक छोटी बहन भी है, छोटी बहन का नाम क्या है, इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जो कि एक एसेट मैनेजर है, जो कि प्रोफेशनल है, जो इसका रिकवर कराएगी
ये जो इंडिया डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड है वो भी एक कंपनी है, वो क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, ये प्राइवेट सेक्टर की है। इसमें जो मोर देन 51 शेयर परसेंट है वो प्राइवेट सेक्टर ओवन करेंगे, बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक ओवन करेंगे, ठीक है। तो NARCL इज पब्लिक सेक्टर की है और IDRCL क्या है, वो पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की है, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द क्या है, ये क्या है, IDRCL केवल इसी के लिए काम करेगा, केवल और केवल NARCL के ही काम करेगा, बेड बैंक के लिए ही काम करेगा, ठीक है। तो इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, NARCL की लाइफ खत्म हो जाएगी तो इसकी लाइफ भी खत्म हो जाएगी, तो यानी कि ये भी 5 साल के लिए है, कोड टर्मिनेशन है इनकी लाइफ। तो ARC और एसेट मैनेजमेंट में क्या फर्क होता है, ARC क्या होती है, ARC बाई करती है बेड लोन को, फिर उनको जो मैनेज कौन करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है, ठीक है। ये सब हम देख चुके हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैड बैंक, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट विल हेल्प इन द रिजोल्यूशन ऑफ द बैड एसेट ऑफ ओनली द पब्लिक सेक्टर बैंक, ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि द बैड बैंक विल परचेज द बैड एसेट फ्रॉम द बैंक इन केस, हमने देखा था 15% ही केस में खरीद पाएगा, बाकी इसमें क्या है उसमें जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग गारंटी, यानी कि जो बाकी हमने देखे थे कि 500 और इसका जो डिफरेंस आ रहा था 1000 रुपए का 850 में बेचा, तो उसमें जो बाकी डिफरेंस आ रहा था वो क्या है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देती है इसमें, ठीक है। दिस इज करेक्ट, तो थर्ड इज करेक्ट ओनली, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड अ बैड बैंक अंडर NARCL, ठीक है। तो इन 2021 में इसको बनाया गया है। NARCL में क्या है, 51 सेक्टर, 51% है वो पब्लिक सेक्टर के पास है, 49 इसके पास है, ठीक है। तो NARCL क्या है, वो एक गवर्नमेंट की कंपनी है, पब्लिक कंपनी है और एक अनलिस्टेड कंपनी है, इट इज ए अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है। और IDRCL क्या है, वो एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि प्राइवेट कंपनी है, ठीक। तो ये दोनों मिलके एक बेड बैंक का काम करेंगे, ठीक है। तो NARCL पहले खरीदेगा, फिर उसको मैनेज कौन करेगा, IDRCL, बाकी हम सब देख चुके हैं, ये सब हम देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग प्री पैक्ड स्कीम अंडर द IBC 2016 के अंदर एक प्री पैक्ड स्कीम होती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर द डिफॉल्ट बाय MSME ऑफ लेस देन 1 करोड़ रुपीज। तो प्री पैक्ड जो इंसॉल्वेंसी स्कीम है वो केवल MSME के लिए एप्लीकेबल है अभी के लिए, और वो भी कौन सा है, 1 करोड़ से कम वाली MSME है उसके लिए एप्लीकेबल है, जिसका डिफॉल्ट 1 करोड़ से कम हो उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड कहता है द मैनेजमेंट विल रिमेन विद द प्रमोटर ऑफ द डिस्ट्रेस्ड फर्म, इसके अंदर क्या है, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी के अंदर जो मैनेजमेंट है वो प्रमोटर के साथ ही रहता है। CIRP क्या होता है, कॉर्पोरेट इंड्यूस्ड रेजोल्यूंसी प्लान होते हैं, कॉर्पोरेट इंड्यूस्ड रेजोल्यूंसी प्लान होते हैं, इसके अंदर ऑक्शन किया जाता है, इसके अंदर ऑक्शन किया जाता है, और इसके अंदर प्री पैक्ड के अंदर कोई ऑक्शन नहीं किया जाता है, उसके अंदर अलाउ किया जाता है MSME का जो है जिसने लोन लिया है उसको अलाउ किया जाता है कि वो एक प्लान बनाए और फिर उसको वो प्लान बना के दे, फिर उसको अप्रूव कराया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, तो मैनेजमेंट विल रिमेन विद द प्रमोटर ऑफ द डिस्ट्रेस्ड फर्म, दिस इज करेक्ट। थर्ड कहता है ओनली डेब्टर कैन इनिशिएट द प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान, को ये डेटर ही कर सकता है, यानी कि जिसपे कर्जा है वही कर सकता है। तो फर्स्ट इज इट इज एप्लीकेबल टू MSME, यस दिस इज करेक्ट। लेस देन वाली 1 करोड़ से कम वाली जिसका लोन डिफॉल्ट है वो उसी के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। इसका आंसर सी फॉर कैलकाटा है, डी फॉर दिल्ली है। अभी देखते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट इंड्यूस्ड रेजोल्वेंसी प्लान है वो क्या होते हैं, कॉर्पोरेट के लिए होते हैं, एंड प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी वाले हैं तो इट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द डेब्टर के द्वारा इनिशिएट की जाती है, ठीक है। और इसमें इनिशिएट करवाने के लिए पहले क्या है, डेब्टर को क्या है 66% ऑफ इसके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं उनका इन वैल्यू वाले 66% इन वैल्यू यानी कि 2/3 उसका अप्रूवल जरूरी है, उसके अप्रूवल मिलने के बाद ही डेब्टर इसको प्लान को लागू करा सकता है। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली टू MSME के लिए एप्लीकेबल है प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी। यहां पे क्या होता है, तो प्रमोटर है इसके अंदर रिमेन इन कंट्रोल, ठीक है, इसमें कहता है, ठीक है। इसमें नो रोल, तो थर्ड पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं होता है इन द इनिशिएशन ऑफ रेजोल्यूशन
प्रोसेस एज रेजोल्यूशन टेक प्लेस थ्रू द डायरेक्ट मीडिएशन बिटवीन द प्रमोटर एंड क्रेडिटर के बीच में डायरेक्ट मीडिएशन होता है, ठीक है। तो नया जो रेजोल्यूशन प्लान है, जो यानी कि ये क्या है, इसके बीच में जो रेजोल्यूशन प्लान देगा, डेब्टर क्या है, एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, फिर वो क्या है देगा, तो थ्रू डायरेक्ट मीडिएशन बिटवीन द प्रमोटर एंड क्रेडिटर। तो उसमें क्या है, स्विस चैलेंज से इसको मेथड से इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फिर क्या होता है, इसमें आगे देखते हैं, ठीक। हाँ, तो प्री प्लान है, इसके लिए 121 डेज में टाइम लिमिट दी गई है, तो इसके लिए कितनी होती है, 330 डेज होती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन इज 66% ऑफ द वोट्स इन टर्म ऑफ दिस, ये सारा इसमें देख लिया हमने, ठीक है। देन इसमें होता क्या है वो देखते हैं अभी, ठीक। तो प्री पैक्ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान के अंदर जो डेब्टर होता है, मान लेते हैं कि अडानी है, अडानी एक एमएसएमई है जिसका लोन 1 करोड़ रुपए से डिफॉल्ट कम है, 1 करोड़ रुपए से डिफॉल्ट कम है, तो वो क्या है, एक प्लान बनाएगा, वो अपना प्लान बनाएगा और वो रेगुलेटर के पास प्लान लेके जाएगा। फिर रेगुलेटर के पास प्लान लेके जाएगा, उससे पहले उसको क्या है, वो अपने 2/3 ऑफ उसके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है अडानी के, उससे अप्रूव करा के वो एक प्लान बना के रेगुलेटर के पास लेके जाएगा। फिर रेगुलेटर क्या करता है, वो इस पे रेगुलेटर से उस रेगुलेटर मान लेते हैं 60% दे रहा है, ये बोल रहा है कि 60% वो इसका रीपे कर देगा। इस पे 1 करोड़ रुपए का लोन है, तो ये बोल रहा है कि 60% यानी कि 60 लाख रुपए वो रीपे कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसने ये जो प्लान बना लिया, उस प्लान को नाम देते हैं एक्स प्लान, ठीक है। फिर एक्स प्लान को क्या है, उसमें ऑक्शन कराया जाएगा, उसके बाद में क्या है, ऑक्शन कराया जाएगा। फिर इसमें मान लेते हैं कि कोई दूसरा बंदा अडानी की जगह अंबानी मान लेते हैं, ठीक है। अंबानी बोल दे कि वो इस प्लान के बदले ये 60 लाख रुपए दे रहा था, तो वो क्या है, उसमें 70 लाख रुपए दे देगा, 70 लाख इस जो एनपी है उसके लिए दे देगा, ठीक है। तो 70 लाख अंबानी दे देगा। तो अब क्या होता है, इसमें स्विच मेथड फॉलो किया जाता है। इसमें जो अडानी वाले है उसको बोला जाता है कि तुम 70 लाख दे दो, यदि तुम फिर अडानी यदि 70 लाख दे देगा तो उसका जो अडानी की कंपनी थी वो अडानी के पास ही रह जाएगी 70 लाख रुपए देने के बाद में। यदि 70 लाख रुपए नहीं दे पाता है वो, तो क्या है, वो फिर इसको मिल जाएगी, अंबानी को मिल जाएगी। इसमें जो मेथड फॉलो किया गया था वो क्या बोलते हैं, स्विस चैलेंज मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो तुम्हारे द्वारा देखते हैं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट इंड्यूस्ड रेजोल्यूशन प्लान है वो क्रिएटर और डेबिटर अप्रूव करते हैं, इसमें ओनली द डेबिटर अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन जो CIRP है ये ऑल कंपनीज है इंक्लूडिंग एमएसएमई एप्लीकेबल है, ये ओनली एमएसएमई के लिए प्री पैक्ट वाला है वो एप्लीकेबल है। एंड इट इज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के पास चला जाएगा, वो हम सब देख चुके हैं सारा। दैन ये प्रमोटर रिमेन इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, तो हमने कहा था कि प्रमोटर अडानी ही कंट्रोल में रहेगा। एंड इसमें रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन हो रही है, यानी कि 70 लाख रुपए उसमें किया जा सकता है। देन कैन द प्रमोटर टेक पार्ट इन द कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट को ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रमोटर आर बार्ड फ्रॉम बिडिंग एंड हैंस कंट्रोल दिस, तो प्रमोटर आर अलाउड किए गए हैं इसमें भी दे कैन टेक ओवर द कंपनी, यस। तो नो रोल इन दी CIRP में दे आर नॉट अलाउड, ठीक है। CIRP में प्रमोटर अलाउड नहीं किए गए हैं एंड इसमें अलाउ किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो न्यू रेजोल्यूशन होता है उसमें स्विच चैलेंज होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एंड जो इसकी टाइम लिमिट है वो इसके अंदर हमने देख लिया था, CIRP के अंदर 330 दिन है, ठीक है। तो इसका जो मॉडल है CIRP का वो क्रेडिटर इसको अप्रूव करते हैं, ठीक है। ये इसको डेब्टर इन पोजीशन मॉडल होता है। तो बाद में जो कंपनी होगी वो डेब्टर के पास में ही रह जाएगी, जिसके ऊपर कर्जा था उसी के पास रह जाएगी। एंड इसकी जो टाइम लिमिट है PICP के लिए 120 दिन के लिए है, ठीक है। एंड प्लान बनाने के लिए 90 दिन के आगे देखते हैं, ठीक है। तो इट विल एडहेयर टू फिक्स टाइमलाइन ऑफ 90 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान है, जो कि डेब्टर देगा, डेब्टर है वो देगा, अडानी देगा मतलब। एंड 30 डेज फॉर इट्स अप्रूवल बाय NCLT, सो इन 120 डेज लगेगा टोटल इसमें, ठीक है। तो आंसर हमने इसका पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। इसका आंसर डी फॉर दिल्ली था इस क्वेश्चन का, प्रीपैक। अभी आगे देखते हैं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है, व्हाट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो? इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ इट इज हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू नेट कैश आउटफ्लोज अमाउंट ओवर ए 30 डेज पीरियड। तो लिक्विडिटी LCR क्या होता है, इट इज ए हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट टू नेट कैश आउटफ्लो अमाउंट विद इन ए 30 डेज पीरियड। इसका आंसर C4 कैलकाटा है।
अभी आगे देखते हैं। तो LCR इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय टोटल नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 डेज विच शुड बी मोर देन 100 से हो ज़्यादा होने चाहिए। अब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट क्या होते हैं? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट वो होते हैं जो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश क्विकली, यानी कि 100 रुपए का है, गोल्ड है तो 100 रुपए का कैश मिल जाए मेरे को तुरंत विदाउट एनी लॉस ऑफ वैल्यू। So that can be converted into cash quickly without any significant loss of value। तो इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? केस आउटसाइड दी CRR के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट माना जाता है। गोल्ड इज हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो SLR में नहीं है उसको भी माना गया है। एंड एसेट अंडर SLR के अंदर है, एसेट्स हैं वो उसको माना गया है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड SLR वाली है एंड एसेट अंडर SLR को हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट माना गया है। एंड हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनको भी क्या है? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट माना जाता है। तो ये आप याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है। देन ये फाल CR क्या है? फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इसके अंदर क्या है? फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। RBI हैज डिक्लेयर्ड दैट दी एंटायर SLR इज एलिजिबल। SLR के लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होती है, कैश भी होता है, गोल्ड भी होता है, दे आर एलिजिबल एसेट होते हैं हेल्ड बाय द बैंक्स। तो SLR खुद ही बैंक होल्ड करते हैं। SLR मैक्सिमम 40% हो सकता है। उन सबको डिक्लेयर किया जा सकता है। LCR रिक्वायरमेंट के लिए उनको हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट डिक्लेयर किया जा सकता है बैंक के द्वारा। ठीक, तो ये इसका आंसर C फॉर कलकत्ता है। ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो लेवरेज रेशियो क्या होता है? लेवरेज रेशियो इज इक्वल टू टायर 1 कैपिटल अपॉन में टोटल कंसोलिडेटेड एसेट होता है वो बैंक का, वो लेवरेज रेशियो होता है। ये बेजल थर्ड नॉर्म्स के अंदर दिया गया था। ये आप इसको खुद को रोक कर पास करके पढ़ लो। देन बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स है। तो ये क्या है? ये जैसे एक आम होता है, एक खराब आम एक टोकरी के अंदर कितने आम को खराब कर देगा, वो क्या कहलाता है? बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स कहलाता है। उसी तरह से क्या है? एक बैंक खराब हो जाए, यानी कि एक बैंक फेल हो जाए तो वो कितने बैंक को एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इंपैक्ट कर देगा, वो क्या है? बैंकिंग स्टेबिलिटी इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, इट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द बैंक दैट कुड बिकम डिस्ट्रेस्ड गिवन दैट एटलीस्ट वन हैज बिकम डिस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो इसमें जो पैरामीटर्स इंक्लूडेड हैं वो एफिशिएंसी ऑफ बैंक है, प्रॉफिटेबिलिटी है, साउंडनेस है, लिक्विडिटी है एंड एसेट क्वालिटी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रूपी डेप्रिशिएशन, यानी कि रूपी नीचे जा रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कम्पिटिटिव, एक्सपोर्ट ज्यादा कम्पिटिटिव बन जाएंगे। जैसे कि पहले एक आम को खरीदने में एक अमेरिकी को पहले 60 रुपए देने पड़ रहे थे, तो अभी क्या है? रूपी डेप्रिशिएट हो गया तो उसको क्या है? 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो क्या है? हमारी जो है क्या बढ़ जाएगी? हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा, तो हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस डेप्रिसिएशन के कारण इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज करेक्ट। तो एक्सपोर्टर विल फेच मोर डॉलर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द गुड एक्सपोर्टेड। गलत है, तो लेस डॉलर मिलेगा ना। 60 रुपीज में $1 आ रहा था तो आधे ही डॉलर में वो आम ले जा पाएगा। ठीक है, सेकंड कहता है, थर्ड कहता है डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स विल इंक्रीज, यानी कि ज्यादा वो आम हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा 1, 4 and 3 C फॉर कलकत्ता। ठीक, दिस इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दे आर ट्रीटेड एज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो क्रिप्टो करेंसी इंडिया को अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रीट किया जाता है रेदर देन लीगल करेंसी, यानी कि हमने उनको अभी क्या है? लीगल टेंडर नहीं बनाया है। दिस इज करेक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है। उनको वर्चुअल डिजिटल एसेट मान लिया गया है इस बजट के इस ईयर वाले बजट में। सेकंड कहता है इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ दीज, यानी कि ये वर्चुअल एसेट है तो इनको ट्रांसफर करेंगे, यानी कि बिटकॉइंस हो गया उनको ट्रांसफर करेंगे, तो दीज क्रिप्टो करेंसीज आर टैक्स्ड एट इनकम फ्रॉम दीज ट्रांसफर ऑफ दीज क्रिप्टो करेंसीज आर टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 30%। दिस इज करेक्ट, अगेन करेक्ट, ये बजट से उठाया गया क्वेश्चन है। थर्ड कहता है लेवी ऑफ टैक्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज डज नॉट लीगलाइज द क्रिप्टो ट्रेड। तो इसका जो क्रिप्टो में ट्रेड है बिटकॉइन में, इंडिया ने अभी लीगलाइज नहीं किया है, यानी कि किसी इलीगल चीज पे हम टैक्स लगा दे तो वो उसको लीगलाइज नहीं करता है। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। डी फॉर दिल्ली, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ये आपको याद रखो कि
वर्चुअल डिजिटल एसेट पे 30% का टैक्स लगता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये आप इसके बारे में खुद से पढ़ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये क्या होती है? डिजिटल करेंसी होती है। तो ये एक फियाट करेंसी होती है। सेंट्रल सीबीडीसी क्या होती है? एक करेंसी दूसरे के साथ एक्सचेंज की जा सकती है, ये फंजिबल होती है। जैसे बिटकॉइन है, वो बिटकॉइन के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है। तो इट इज सीबीडीसी क्या होगी? ये फियाट करेंसी होगी, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा ये वैलिड की जाएगी। जैसे रुपए है, वो गवर्नमेंट की बैकिंग के द्वारा ही तो वैलिड है, वरना उसकी क्या वैल्यू है। एंड सीबीडीसी क्या होगी? लीगल टेंडर होगी। सीबीडीसी इट विल बी ए फियाट करेंसी एंड लीगल टेंडर एंड विल नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे रुपए की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड कहता है इट विल एग्जिस्ट ओनली इन डिजिटल फॉर्म। तो सीबीडीसी है वो ओनली डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। दिस इज अगेन करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट कहता है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हेल्ड बाय द पीपल विल बी रिफ्लेक्टेड एज लायबिलिटी ऑन आरबीआई बैलेंस शीट रेदर देन द बैंक। तो जैसे आरबीआई रुपये इश्यू करता है, वैसे ही आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इश्यू करेगा। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? वो आरबीआई की फिर लायबिलिटी होगी, यानी कि जितने भी रुपीज हैं वो इश्यू किए गए हैं वो आरबीआई की लायबिलिटी हैं अभी। तो ये दिस इज अगेन करेक्ट। एक्सेप्ट 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज नोट एंड द कॉइन्स, दे आर नॉट लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। सेकंड कहता है इट कुड लीड टू इंस्टेंटेनियस पेमेंट। तो इसके अंदर इंस्टेंटेनियस पेमेंट कर पाएंगे हम सीबीडीसी के अंदर विदाउट एनी प्रोसेसिंग डिले। यस, दिस इज करेक्ट। तो जैसे कि चेक्स में क्या होता है? प्रोसेसिंग डिले होता है। चेक्स फॉलो करता है पॉजिटिव पे चेक, पॉजिटिव पे सिस्टम होता है, वो रिलेटेड टू चेक होता है, वहां से उसका अप्रूवल होकर आता है सब कुछ। तो ट्रंकेशन सिस्टम होता है, तो वो चेक्स में होता है, तो वहां पे डिले होता आता है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिले नहीं होगा। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। यूपीआई में भी थोड़ा डिले नहीं होता है। तो CBDC is a legal tender issued by central bank in a digital form. It will be same as a fiat currency and not different from the case and is exchangeable one to one with the fiat currency. ठीक है, अभी देखते हैं फियाट करेंसी क्या होती है। फियाट करेंसी वो होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर के द्वारा वैलिड होती है, जैसे रुपए है, इसको सेंट्रल बैंक इश्यू करता है एंड इट डिराइव्स, फियाट करेंसी डिराइव इट्स वैल्यू फ्रॉम द गारंटी गिवन बाय द सेंट्रल बैंक की ये इसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये फियाट करेंसी क्या होती है? लीगल टेंडर। यस, यानी कि गवर्नमेंट के लॉ ऑफ द लैंड के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई है। मीडियम ऑफ पेमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं रुपीज को। एंड इसका एग्जांपल क्या है? फिजिकल करेंसी नोट्स है, जैसे कि रुपया का नोट्स है, दैट इज एग्जांपल ऑफ फियाट करेंसी। देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होगी? वो इश्यू कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा। इंडिया के अंदर आरबीआई हो जाएगा, वो इसको इश्यू करेगा। तो ये इट्स वैल्यू क्या है? ये ड्राइव करेगी अपनी वैल्यू अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के द्वारा ड्राइव करेगी अपनी वैल्यू। ये लीगल टेंडर होगी। यस, गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगी तो ये लीगल टेंडर होगी। ठीक है, ये फियाट करेंसी भी होगी। देन मीडियम ऑफ पेमेंट क्या होगा? इसके लिए यूज किया जाएगा। यस, इसको पेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? ई दिनार है। ई दिनार किसकी है? ई दिनार टूनिशिया की, जो सेंट्रल ट्यूनिशिया की सीबीडीसी है। एंड सिस्टेमा किसकी है? सिस्टेमा इक्वाडोर की है, इक्वाडोर की है। एंड पेट्रो क्या है? वेनेजुएला की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। स्वीडन की है ई क्रोना है, स्वीडन की ई क्रोना डिजिटल करेंसी है। एंड चाइना की है डिजिटल युआन। तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल। टूनिशिया की ई दिनार है, इक्वाडोर की सिस्टेमा है, वेनेजुएला के पेट्रो है। दीज ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये आप नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मैथ फॉलोइंग में। क्रिप्टो करेंसी यानी कि जैसे कि मान लेते हैं बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन है, उसको कौन इश्यू करता है? प्राइवेट एंटिटी के द्वारा इश्यू की गई है और इसमें कोई अपनी कोई वैल्यू नहीं होती बिटकॉइन की। दिस इज करेक्ट। तो बिटकॉइन में भी गिवन द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर का स्टेटस दिया जा सकता है। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी का स्टेटस दिया था, लीगल टेंडर का एल सल्वाडोर ने दिया था बिटकॉइन को। ठीक है, तो मीडियम ऑफ पेमेंट इट कैन बी अलाउड, मे और मे नॉट बी अलाउड। इंडिया में नहीं अलाउड किए। तो बिटकॉइन, इथेरियम एंड डोज कॉइन क्या है? डोज कॉइन क्या है? ये एग्जाम्पल हैं क्रिप्टो करेंसी के। तो इनके सबके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। Bitcoin, Ethereum and Dogecoin are example of cryptocurrency. E-dinar, Systema, Petro and E-krona are example of CBDC. Then एक स्टेबल कॉइन भी होता है जिसको वैल्यू पेग की जाती है अदर करेंसीज के साथ, जैसे डाइम है, ट्रू आईएनआर है, वो सब एग्जांपल है, वो स्टेबल कॉइन है। इसकी जो वैल्यू है वो पेग्ड की जाती है अदर करेंसी के साथ, जैसे एसडीआर होती है उसकी वैल्यू कुछ के साथ करेंसी के साथ पेग की जाती है, वैसे ही होता है। ठीक है, तो ये प्राइवेट एंटिटी के द्वारा इश्यू किया जाता है स्टेबल कॉइन। तो ये अगेन मे बी गिवन द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर, मे बी अलाउड। देन इसके एग्जांपल को हो जाएंगे स्टेबल कॉइन के डाइम है, ट्रू आईएनआर है, टीथर, ये सब एग्जांपल है। तो आरबीआई सेक्शन 22 के अंदर, सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर
आरबीआई एक्ट के अंदर सीबीडीसी को इशू किया जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 को इसके अंदर इशू किया जाएगा। तो अब देखते हैं, ये हमने देख चुके हैं, ठीक है, ये सब देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है वो ई रूपी से है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ई रूपी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है इट इज डिजिटल और वर्चुअल करेंसी। ई रूपी क्या है? ये डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है क्या? ये करेंसी नहीं है भैया, ये करेंसी नहीं है। तो ये करेंसी नहीं है तो स्टेटमेंट फर्स्ट गलत हो गया। ये ना तो डिजिटल करेंसी है ना ही वर्चुअल करेंसी है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इट विल बी इशूड बाय एनपीसीआई। तो ये एनपीसीआई इशू करेगा क्या? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये इशू कौन करेगा? जो बैंक है या फिर जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एनबीएफसीज, वो इसको इशू कर पाएंगे। ठीक है, ये काम कैसे करती है ये हम आगे देखेंगे। इट इज डेवलप्ड होता है यहां पे, इट इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई, देन ये सही हो जाता। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे? रॉन्ग हो गए। इट इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई बट इशूड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, इसको इशू करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ई रूपी इज द एसएमएस और स्ट्रिंग और कोड, इसके अंदर आता है एसएमएस स्ट्रिंग और क्यूआर कोड विल बी सेंड टू, इसके अंदर जो बेनिफिशियरी के मोबाइल अकाउंट में भेजे जाएंगे बाय द पार्टिसिपेंट्री बैंक, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्री बैंक होगा वो इसको भेजेगा। यानी कि बैंक और या फिर फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है जिसको भी काम कराना है तो वो पहले क्या है अपना पैसा बैंक में जमा कराएगा, बैंक फिर उसको क्यूआर कोड भेजेगा। तो दिस इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। फोर्थ कहता है इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्पेसिफिक पर्सन एंड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो ये क्या है? ई रूपी क्या है? पर्पज स्पेसिफिक है, पर्सन स्पेसिफिक है, यानी कि वो रामलाल के लिए बनाई गई है तो रामलाल को ही मिलेगी। ठीक है, दिस इज अगेन करेक्ट। तो ई रूपी कैन बी रिडीम्ड ओनली एट सर्टेन स्पेसिफिक सेंटर, दिस इज आल्सो करेक्ट। इट कैन बी असेस्ड इवन बाय द समवन हु डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट। तो ई रूपी के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, ई रूपी के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज अगेन करेक्ट। इट कैन बी ट्रांसफर टू अदर पर्सन एंड कन्वर्टेड इनटू केस, इसको केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, बी फोर इसका आंसर है। ई रूपी काम कैसे करता है? बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर है। काम कैसे करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो कोई भी एनी एंटिटी और गवर्नमेंट जिसको फंड ट्रांसफर कराना है, जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर कराना है, ठीक है, एफसीआई को कराना है। एफसीआई क्या है? पीडीएस देती है, पीडीएस देती है। पीडीएस के अंदर क्या है? 2 रुपए किलो में क्या है? चावल बेच रही है, मान लेते हैं 2 रुपए किलो में राइस देती है, 2 रुपए पर केजी राइस। अब कोई बंदा जैसे रामलाल है, रामलाल को किसी दुकानदार से ये राइस लाना है 2 रुपए पर केजी, 2 रुपए पर केजी राइस लाना है। ठीक है, तो रामलाल यहां से क्या है? गवर्नमेंट एफसीआई और गवर्नमेंट है वो फंड ट्रांसफर करेगी। कुछ फंड होता है वो उसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। मार्केट प्राइस मान लेते हैं राइस का कितना है? 25 रुपए है। ठीक है, 25 रुपए मार्केट में राइस का प्राइस है। तो इसका जो राइस है इसको कितना देना है? रामलाल को 2 रुपए पर केजी 1 रुपए देना है। तो बाकी इसमें जो गैप बच गया वो कितना बच गया? 23 रुपीज। इसमें क्या है? 23 रुपीज है, वो क्या है? एफसीआई इस बैंक को ट्रांसफर करेगी और यहां से बैंक क्या है? क्यूआर कोड है और एसएमएस कोड, यानी कि रामलाल का जो डेटा है वो यहां पे फीड होगा। ये डेटा है वो इसमें दिया जाएगा बैंक को, यानी कि बैंक यहां से रामलाल के नाम का एक क्यूआर कोड और एसएमएस कोड डेवलप करेगी, यानी कि जिससे एक वाउचर्स बोलेंगे वो बेनिफिशियरी रामलाल के मोबाइल में जाएगा। तो रामलाल क्या है? रामलाल उस डिजिटल वाउचर को सर्विस प्रोवाइडर यानी कि दुकानदार के पास लेके जाएगा। फिर दुकानदार क्या करेगा? स्कैन करेगा, फिर उसको सर्विस प्रोवाइडर को फिर जो पेमेंट है यानी कि जो 23 रुपए एफसीआई ने भेजी थी वो क्या है? ट्रांसफर हो जाएगी दुकानदार को और सर्विस क्या है? उसको मिल जाएगी। किसको? रामलाल को। ये आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है। ठीक है, तो ई रूपी इज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई बट इसको इश्यू कौन करेगा? बैंक और नॉन बैंकिंग कंपनी इसको इश्यू करेगी। ठीक है, इट इज पर्सन स्पेसिफिक, पर्पज स्पेसिफिक, केसलेस डिजिटल पेमेंट होती है। ओनली बाय द पर्सन इसको यूज कर सकता है जिसके लिए बनाया गया है। ओनली फॉर द पर्पज इंटेंडेड उसके लिए यूज किया जाएगा। इट इज कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग ई वाउचर होगा। उसके अंदर जो बेनिफिशियरी की डिटेल होगी वो उसके अंदर दी जाएगी। उसका मोबाइल नंबर दिया जाएगा, उसका बेनिफिशियरी का सब लोकेशन दिया जाएगा, सबको
फिर उसको जो वाउचर है वो बेनिफिशियरी को ही भेजा जाएगा उसके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। इसमें क्या है, ऑफलाइन पे भी किया जा सकता है, ये जो ट्रांजेक्शन होगा वो ऑफलाइन अवेलेबल होगा, इसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं होगी, बेसिक फोन पे ये किया जा सकता है, नो स्मार्टफोन विल बी नीडेड, एंड ये यूपीआई प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, ई रूपी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। इसमें एक एसएमएस और क्यूआर कोड भेजा जाएगा, ठीक है। तो बेनिफिशियरी को वेरी मस्ट है वो एसएमएस और क्यूआर कोड के अंदर वो डिटेल होगी, उसको वेरीफाई कराया जाएगा जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसके द्वारा। इट डू नॉट रिक्वायर एनी फिजिकल इंटरफेरेंस, यानी कि बेनिफिशियरी यहाँ पे हमने रामलाल का देखा था, रामलाल को बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो नो बैंक अकाउंट इज नीडेड, ठीक है। तो इसमें ई रूपी की जो लिमिट है वो 10,000 रुपीज पर वाउचर है, एंड ईच वाउचर कैन बी यूज, एक बार में ही यूज किया जा सकता है। आरबीआई ने प्रपोज किया था, इस लिमिट को बढ़ाने के लिए प्रपोज किया गया, अभी प्रपोजल है 1 लाख रुपए पर वर्ष, अभी ये इतना याद रखना है कि वो 10,000 रुपीज पर वाउचर है, ठीक है। ये हम सब देख लिया, इसमें ये सब देख लिया है, तो इसमें ये आप द्वारा पढ़ सकते हो इसको। इसका आंसर था बीपुर बॉम्बे, वेरी इंपॉर्टेंट इज। तो ई रूपी इज नॉट ए डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ना ही वर्चुअल करेंसी है, नॉर ए करेंसी एट ऑल, ये करेंसी ही नहीं है, इट इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो कि बैक किया गया है इंडियन रूपी के द्वारा, ठीक है। तो ई रूपी कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी और प्राइवेट इसको एजेंसी, प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटिटी भी इशू कर सकते हैं, बैंक से इसको इशू करवाया जाएगा क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, ठीक है। तो ये सब वेलफेयर स्कीम्स के लिए इसको यूज किया जाएगा, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विस इसके अंदर बढ़ावा दिया जाएगा। ई रूपी कैन बी इशूड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज कॉर्पोरेट, दोनों के द्वारा है, एंड दिस विल बी सेंड टू द बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर। ये यूपीआई प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया है विदाउट अ बैंक अकाउंट, तो यानी कि बेनिफिशियरी को बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ई रूपी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू द केस, इसको केस में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें आपको पता हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग नॉन फंजिबल टोकन्स। तो फंजिबिलिटी क्या होती है, फंजिबल कौन सी वो करेंसी होती है जो एक दूसरे के साथ चेंज की जा सकती है, जैसे 200 रुपए का नोट है, उसके बदले में हम 100 रुपए के 2 नोट दे सकते हैं, तो यानी कि 200 रुपए का नोट क्या है, फंजिबल है। तो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे 500 रुपए की क्रिप्टो करेंसी है, तो उसको लिए हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको फंजिबिलिटी बोलते हैं। नॉन फंजिबल क्या है, जो एक दूसरे के साथ फिर एक्सचेंज नहीं किया जा सकेंगे, यानी कि 100 रुपए में दे दूँ, 200 रुपए दे दूँ तो उसके बदले में 100 रुपए नहीं देंगे, तो ये नॉन फंजिबल हो जाएगी। जैसे कि कोई लेडी है, सीता है, सीता का हस्बैंड क्या है, राम है, ठीक है। उसी तरह से गीता का हस्बैंड मान लेते हैं अर्जुन है, तो वो क्या है, नॉन फंजिबल है ना, तो यानी कि अर्जुन सीता का हस्बैंड नहीं बन सकता और राम गीता का हस्बैंड नहीं बन सकता, तो यानी कि वो नॉन फंजिबल है। यहाँ से इसको देख लेते हैं फिर। तो नॉन फंजिबल टोकन के रिगार्डिंग देखते हैं, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक एसेट दैट आर नॉट म्यूचुअली इंटरचेंजेबल, यानी कि एक दूसरे का हस्बैंड नहीं बन सकते, तो यार दे आर म्यूचुअली इंटरचेंजेबल नहीं होंगे, दिस इज करेक्ट। सेकंड, दे आर बेसिकली ए काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन एक दूसरे के साथ चेंज नहीं किए जा सकते, तो क्रिप्टो करेंसी कैसे हो जाएगी। क्रिप्टो करेंसी हमने देखा है कि वो फंजिबल होती हैं, जैसे बिटकॉइन को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज कर रहे हैं, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, फंजिबल है, तो नॉन फंजिबल टोकन है वो नॉन फंजिबल है, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एनजीएफटी एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड आइटम लाइक आर्ट वर्क और म्यूजिक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यस दिस इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3 आर करेक्ट, तो डी फॉर दिल्ली इसका आंसर है। इसको देख लेते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक एसेट ऑन ए ब्लॉकचेन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं, जैसे कि पिकासो की पेंटिंग है, ये रविंद्रनाथ की पेंटिंग है, अलग अलग बंदे की पेंटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। कैन रिप्रेजेंट द आर्ट वर्क और म्यूजिक को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देन दीज आर हार्ड करेंसी और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, फंजिबल होती हैं, तो दीज आर नॉन फंजिबल हैं, इनका करेक्टर ही देखोगे तो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडक्शन इन रेपो रेट, तो रेपो रेट रिड्यूस की गई है बाय आरबीआई मे नॉट बी ट्रांसमिटेड, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का केस है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, बाय द लैंडिंग रेट इन इकोनॉमी बिकॉज ऑफ बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड है रिमेनिंग हाई, यानी कि जो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर क्या है, डिपॉजिट्स पे क्या है ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा हो तो भी क्या है वो उसमें ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, दिस इज अगेन करेक्ट। बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा होगी तो वो क्या है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफर नहीं करेगा। गवर्नमेंट ऑफरिंग हायर इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स सेविंग स्कीम, तो गवर्नमेंट यदि जैसे कि हमने देखा था गवर्नमेंट की जैसे सुकन्या समृद्धि है उसके अंदर मिनिमम 250 रुपये लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे क्या है वो 8% का इंटरेस्ट रेट देती है जो कि इनसे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है वहाँ पे
लोग पैसा लगाना पसंद करते हैं, तो दिस इज अगेन करेक्ट। लिक्विडिटी करंट इन इकोनॉमी होगा तब भी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं होगी, दिस इज अगेन करेक्ट। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ये आप पढ़ सकते हो। तो विलफुल डिफॉल्टर हमने देखा था कि विलफुल डिफॉल्टर कौन सा था है, तो आरबीआई डिफाइंस करता है, आरबीआई डिफाइन करता है विलफुल डिफॉल्टर एज ए यूनिट, वो यूनिट होती है विच हैज डिफॉल्टेड इवन व्हेन इट इज ए, यदि उसके पास पैसे हैं यदि तब भी वो पे नहीं कर रही है तब उसको विलफुल डिफॉल्ट बोलते हैं। तो ये वो यूनिट होती हैं, वो कंपनी होती हैं जो दैट हैज नॉट यूटिलाइज द लोन फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, जिस पर्पज के लिए लोन लिया था उस पर्पज के लिए उसने यूज नहीं किया है, या फिर वो पैसे खा गया हो साइफंड ऑफ द फंड्स सो दैट द फंड्स हैज नॉट बीन यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पज, या फिर उसको फंड का गायब कर दिया गया हो, दूसरे पर्पज के लिए यूज किया हो, जिसका स्कूल के लिए यूज करना हो परंतु वो उसके लिए क्या है दूसरे पर्पज के लिए यूज कर लिया गया हो, यानी कि दारू पीने में यूज कर लिया हो, तो ये क्या है साइफंड ऑफ द फंड हो गया। तो डिफॉल्टेड द यूनिट हैज विच हैज डिफॉल्टेड आल्सो सोल्ड ऑफ इट्स कोलेटरल भी बेच दिए हैं, यानी कि जिन कोलेटरल पे हम लोन लेते हैं, जो सिक्योरिटी होती है उन पर लोन लेते हैं, उसको भी हम बेच दिया गया हो तो भी वो विलफुल डिफॉल्टर के केस में आएगा। तो आरबीआई इस पर आइडेंटिफाई करती है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है, ऑफेंडर एक्ट है, वो वाला बिल आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा। धन्यवाद।